हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एडवेंट अकेडमी 0007। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5। आपका जो चैप्टर है वो कौन सा है? मनी, मतलब मुद्रा। तो आज मुद्रा चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मुद्रा होती क्या है? तो मुद्रा होती क्या है? मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा मूल्य के संचय के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु जो विनिमय का माध्यम, विनिमय माध्यम तथा लेन देन में काम है, मूल्य का मापक, किसी वस्तु को किसमें कैसे माप सको, मूल्य मापक तथा मूल्य के संचय के रूप में क्या करे? कार्य करे, वो क्या कहलाती है? आपके लिए मुद्रा कहलाती है। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वो वस्तु जो 3-4 कामों क्या करे? पूरा करे। पहला, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वो वस्तु जो इन तीनों कामों क्या करती है? पूरा करती है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य का संचय। मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वस्तु जो विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है वो क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। विनिमय का माध्यम मतलब होता है लेन देन में काम आए। तो अगर हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, कुछ भी चीज खरीदते हैं तो क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं और बदले में वहां से क्या करते हैं? सामान लेते हैं। तो उस लेन देन में जो काम आ रहा है वो क्या आ रही है? मुद्रा काम आ रही है। मूल्य का मापक, किसी भी चीज को आप क्या करोगे? मापोगे। और किसमें मापी जाती है वो? इन टर्म ऑफ मनी। किसके रूप में? मुद्रा के रूप में। जैसे मैं बात करूं, कोई कॉपी लेकर आया, कितने रुपए की है? कोई पंखा लेकर आया, कोई डेस्क लेकर आया, कोई कुछ भी लेकर आ रहा है, कोई सामान भी खरीदो, तो हर एक किसी की क्या होती है? मूल्य होता है। हर किसी का क्या होता है? मूल्य। इसके अलावा मूल्य का संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। हर एक व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए मुद्रा का कुछ ना कुछ भाग क्या करता है? वो अपने पास इकट्ठा करके रखना क्या करता है? पसंद करता है। तो मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वस्तु जो इन तीनों कामों क्या करे? पूरा करे। पहला, विनिमय का माध्यम मतलब लेन देन में काम आए, मूल्य का मापक, किसी वस्तु क्या कर सको? आप माप सको, और मूल्य का संचय जिसको क्या करा जाता है? इकट्ठा किया सके। तो कोई भी वस्तु जो इन तीनों कार्यों क्या करती है? पूरा करती है, वो क्या कहलाती है? आपके लिए मुद्रा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? आपके लिए मुद्रा कहलाती है। और ये तीनों काम जो पॉसिबल है, ज्यादातर किससे पॉसिबल है? आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ किससे? पैसे से पॉसिबल है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली। यह आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, ठीक। वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है? जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु का लेन देन वस्तु से क्या आता है? जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु का लेन देन वस्तु से क्या आता है? उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। स्टूडेंट, जब पहले कभी पैसे नहीं चलते थे तो उस टाइम तो होता क्या था कि लोग जो काम करते थे, अपने घर का कोई सामान देते थे और बदले में दूसरे घर का कोई सामान क्या करते थे? लेते थे। तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु का लेन देन वस्तु से क्या आता है? जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु का लेन देन वस्तु से ही क्या आता है? उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे गांव वगैरह में आज के टाइम में भी जाओगे तो बहुत से किसान ऐसा करते हैं, अपने घर का कोई सामान देते हैं और बदले में उसके घर का कोई सामान क्या कर लेते हैं? वो ले लेते हैं। तो जब अपने घर का कोई सामान दो और दूसरे घर का कोई सामान लो, तो मतलब वस्तु के बदले में किसका बदला करो? वस्तु का। तो उसे बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, या इसको आप वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को वस्तु अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कौन कौन सी होती है? पहला पॉइंट है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होता क्या है? यह वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई है। इससे अभिप्राय यह है कि किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे, और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे। लेकिन यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली में कार्य क्या था? काफी कठिन था। कैसे कठिन था? जैसे मान लो पैसे है नहीं अर्थव्यवस्था में, तो पहले के टाइम में जब कभी पैसे नहीं चलते थे तो होता क्या था? हम अपने घर का कोई सामान देते थे और बदले में उसका सामान लेते थे। जैसे मान लो एग्जांपल तौर पे मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरे को किसकी मांगते हैं? चावल की, और मेरे पास क्या है? गेहूं है। तो पहले मुझे एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसको रिक्वायरमेंट हो किसकी? गेहूं की, क्योंकि मेरे पास तो गेहूं है, मैं क्या दे सकता हूं? गेहूं दे सकता हूं। और प्लस उसके पास क्या होना चाहिए? चावल होना चाहिए, ताकि वो मुझसे गेहूं ले और बदले में क्या करे? मुझे चावल क्या कर दे दे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में पहली कठिनाई आपकी कौन सी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई है। आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय यह है किसी एक व्यक्ति की वस्तु दूसरे व्यक्ति की जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे, और दूसरे व्यक्ति की वस्तु पहले व्यक्ति की जरूरत को क्या कर दे? पूरा कर दे। लेकिन यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था? काफी कठिन था। सेकंड पॉइंट है, इसकी सेकंड समस्या क्या है? स्थिर भुगतान का अभाव। स्थिर भुगतान का अभाव है क्या? स्थिर भुगतान समझो होता क्या है? जिन भुगतानों को वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। उसे क्या होता है? स्थगित भुगतान। जैसे आज के टाइम में हम क्या करते हैं? किसी बैंक से क्या करते हैं? लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद उसकी पेमेंट करते हैं इसमें इन फ्यूचर्स में, तो उसे बोलते हैं क्या? स्थगित भुगतान। जिन भुगतानों को वर्तमान में न करके भविष्य के लिए क्या करते हैं? टाल दिया जाए, उसे स्थगित भुगतान कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कार्य भी क्या था? काफी कठिन था।
ये कार्य भी क्या था आपका काफी कठिन था, क्योंकि जो भी काम होता था वो किस में होता था, प्रेजेंट में होता था, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है इसमें मूल्य मापन में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तु विनिमय की आती, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली जो वस्तु विनिमय होता था, लेन देन की आती थी, उसके मूल्य को मापन में क्या आती थी, कठिनाई आती थी। कठिनाई आप नहीं बता सकते थे कौन चीज महंगी है और कौन चीज क्या आपकी सस्ती है, क्योंकि आदमी उस टाइम पे क्या करता था, सिर्फ अपनी क्या देखता था, वो जरूरतें देखता था। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है मूल्य संचय प्रणाली का अभाव। मुद्रा की अनुपस्थिति में जब मुद्रा नहीं होती थी तो वस्तु के रूप में वस्तु का संचय करना क्या होता था, कठिन होता था। पहले होता क्या था, पैसे होते नहीं थे तो आप क्या इकट्ठा कर सकते वस्तु, लेकिन वस्तु किस टाइम तक इकट्ठे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साल 1.5 साल, इससे ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सकते थे। तो वस्तु के रूप में वस्तु का इकट्ठा करना क्या होता था, काफी कठिन होता था। इसके बाद जरा हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुद्रा की पूर्ति। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति होती क्या है? मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक स्टॉक की अवधारणा है जिसे एक निश्चित समय में लोगों के पास कुल मुद्रा के रूप में क्या आता है, मापा जाता है। एक बात ध्यान रखना, मुद्रा की पूर्ति जो होती है किसकी अवधारणा होती है, स्टॉक की अवधारणा होती है, जिसे एक निश्चित समय में लोगों के पास कुल मुद्रा के रूप में क्या होता है, मापा जाता है। और मुद्रा में मुद्रा की पूर्ति में दो चीजों को ऐड किया जाता है, करेंसी और मांग जमा। सिंपल समझो, मुद्रा की पूर्ति क्या है, एक स्टॉक की अवधारणा है। स्टॉक कैसे, जैसे मान लो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में क्या करता है, मार्केट मतलब देश के अंदर सप्लाई करता है कौन करता है, आरबीआई करता है। मुद्रा की जो पूर्ति करेगा कौन करेगा, मुद्रा की जो पूर्ति करता है कौन करता है, आरबीआई करता है। अब आरबीआई जो मुद्रा की पूर्ति करेगा, जैसे मान लो आरबीआई के पास 10 लाख रुपए रखे हैं, अब इस 10 लाख रुपए को जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा, आरबीआई करेगा। वो कौन करेगा, आरबीआई। तो 10 लाख रुपए जो इसके आरबीआई के पास रखे हैं, ये 10 लाख रुपए जो रखे हैं आरबीआई के पास, ये क्या है, स्टॉक है। ये क्या है, स्टॉक। और आरबीआई ने क्या करा, पब्लिक के हाथ में कितने पैसे दिए, आरबीआई पहले किसको देता है, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक किसको देते हैं, पब्लिक को। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्यिक बैंक को बोलते हैं। तो आरबीआई पहले क्या करेगा, आरबीआई के पास जो पैसा रखा था उसे स्टॉक बोलते हैं, और इसमें से ही वो पैसा किसको देता है, पब्लिक को देता है, या फिर जो कमर्शियल बैंक को किसके हाथ देते हैं, पब्लिक के हाथ में। तो सिंपल, जब आरबीआई मुद्रा की पूर्ति करता है तो आरबीआई के पास जो पैसा रखा था उसी स्टॉक में से निकाल के पूर्ति करेगा वो। तो सिंपल जो इसलिए कहा है कि मुद्रा की पूर्ति जो है स्टॉक की अवधारणा है जिसे एक निश्चित समय में लोगों के पास कुल मुद्रा के रूप में क्या आता है, मापा जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक की अवधारणा। स्टॉक मतलब क्या है, इस तरीके से क्या है, स्टॉक मतलब फिक्स रखा हुआ है। तो उसमें से जो, जैसे मान लो आपके पास एक दुकान है, ठीक है, और उस दुकान में मान लो 100 चेयर है, और मान लो कोई कस्टमर क्या करने आया कि भाई बोला कि मेरे को 20 चेयर दे दो। अब ये तो नहीं भाई आप कहीं से और से ला के दोगे, तो आप क्या करोगे, अपनी उस जो आपकी दुकान है उसके अंदर 100 चेयर रखी है, उस 100 चेयर में से 20 निकाल के उस कस्टमर को दे दोगे। तो जो आपने पूर्ति करी है, कितनी चेयर बेची है, 20, तो उस 100 में से निकाल के आपने बेची है, तो उस 100 में से निकाल के 100 क्या है, स्टॉक, और जो 20 आपने बेच दी हो क्या आपके लिए, पूर्ति। तो आरबीआई के पास जो रखा है वो स्टॉक, और आरबीआई जो पब्लिक को दे रहा है पैसे, या आरबीआई जो किसके पब्लिक का जो सप्लाई कर रहा है वो क्या है, मुद्रा की पूर्ति। सिंपल, मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक स्टॉक की अवधारणा जिसे एक निश्चित समय में लोगों के पास क्या है, कुल मुद्रा के रूप में क्या था, मापा जाता है। मुद्रा की पूर्ति में दो चीजों को ऐड किया था, करेंसी और मांग जमा। करेंसी क्या होती है, देश के अंदर दो तरह की करेंसी चलती है, एक तो होता है कागजी नोट, करेंसी में किस-किस को ऐड करते हैं, कागजी नोट, और इसके अलावा एक होता है आपका सिक्के। कागजी नोट और सिक्कों को जोड़ को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, करेंसी बोलते हैं। तो करेंसी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर दो तरह के पैसे चलते हैं, एक तो क्या चलता है, कागजी नोट चलते हैं, और एक क्या चलते हैं, आपके सिक्के चलते हैं। इसके अलावा मांग जमा। मांग जमा कौन सी होती है, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा है और जिस पैसे को आप 24 आवर्स में कभी भी क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। जिस पैसे को चेक के द्वारा या किसी भी माध्यम के द्वारा कभी भी क्या करा निकाला जा सकता है, तो वो पैसा कौन सा होता है, आपका मांग जमा होती है। जिस पैसे को कभी भी बैंक से क्या निकाला जा सकता है उसको बोलते हैं क्या, मांग जमा। उसे क्या बोलते हैं, मांग जमा। इसके अलावा मुद्रा के प्रकार, मुद्रा जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहले पॉइंट है आदेश मुद्रा, दूसरी न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा और साख मुद्रा। आदेश मुद्रा कौन सी होती है, आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो एक देश में एक देश की सरकार के आदेश से क्या होती है, चलती है। जैसे भारत है, तो भारत में जो आदेश है सिर्फ और सिर्फ किसका चलने का है, रुपीस का। अब अगर आप डॉलर, पाउंड, स्कैंड्स, अगर रियाल कोई भी करेंसी लेके किसी भी दुकान में जाओगे, उसको दुकान वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बैंक वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन दुकानदार जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर जो आदेश है वो क्या है कि इंडिया के अंदर जो चलेगी, क्या चलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगे, रुपीस चलेंगे, इंडियन करेंसी चलेगी। तो इसका मतलब आदेश मुद्रा वो मुद्रा होती है जो एक देश के अंदर एक देश की सरकार के आदेश से चलती है। जैसे भारत है, भारत में कौन सा आदेश है कि भाई जो करेंसी है कौन चलेगी, रुपीस चलेगा। अमेरिका के अंदर कौन सा आदेश है, अमेरिका के अंदर क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो डॉलर जो चल रहा है अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब चलता है। तो एक देश के अंदर एक देश सरकार के आदेश से जो मुद्रा चलती है उसे आदेश मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद न्यास मुद्रा। न्यास मुद्रा कौन सी होती है, जो
न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता, अदाकर्ता मतलब जो दे रहा है, प्राप्तकर्ता जिसको मिल रही है, दोनों के विश्वास पे क्या है, निर्भर हो। जो मुद्रा दोनों दो मुद्रा दोनों के ऊपर क्या होती है, निर्भर होती है, अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता के विश्वास के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है, उसे बोलते हैं हम क्या, न्यास मुद्रा। जैसे चेक से लेन देन, अगर मैं किसी को चेक दूंगा, क्या उसे मुझे पता है मेरे अकाउंट में पैसा हुआ, नहीं पता, लेकिन फिर भी वो मेरा चेक क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद है कौन सा आपका थर्ड पॉइंट, पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा जो होती है वो किसके रूप में होती है, ज्यादातर सिक्कों के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, सिक्कों के रूप में। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, उसको बनाने की जो लागत भी आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 रुपए आ रही है। तो 1 रुपए का सिक्का है, उसको बनाने की लागत भी कितनी आ रही है, 1 रुपए। तो जितने का मुद्रा चलेगी और प्लस उसकी इतनी क्या आ रही है, आपकी लागत आ रही है। अगर वो दोनों क्या है, बराबर, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए उसकी लागत आ रही है, तो उसे बोलते हैं क्या, पूर्णकाय मुद्रा। क्या बोला था उसे, पूर्णकाय मुद्रा। इसके बाद साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होती है, जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या हो, ज्यादा हो और उसका वस्तु मूल्य क्या हो, कम हो। जैसे बात करूं 2000 का नोट, तो 2000 का मौद्रिक मूल्य क्या है इसका, 2000, और इसकी लागत मूल्य जैसे मान लें कितना आ गया, मान लो 3 रुपए आ गया, तो चलेगा कितने में, 2000 में, और इसकी लागत कितनी आ रही है, 3 रुपए। तो इसका मतलब जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या हो, ज्यादा हो और उसका लागत मूल्य क्या हो, कम हो, तो उसे बोलते हैं कौन सी मुद्रा, साख मुद्रा। जब मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और उसका लागत मूल्य का मतलब है कि जितने रुपए में वो मुद्रा बनके क्या हो रही है, तैयार हो रही है, अगर वो दोनों क्या है, बराबर है, तो वो कौन सी मुद्रा कहलाएगी आपके लिए, पूर्णकाय मुद्रा। आदेश मुद्रा, जो एक देश सरकार के आदेश से चलती है, एक देश के अंदर आदेश मुद्रा। न्यास मुद्रा, जो अदाकर्ता और प्राप्तकर्ता विश्वास पर आधारित होती है, जैसे चेक से लेन देन, उसे न्यास मुद्रा बोलते हैं। पूर्णकाय मुद्रा ज्यादातर जो किसके रूप में होती है, सिक्कों के रूप में होती है, जिसमें मुद्रा का मौद्रिक मूल्य और इसके अलावा उसका लागत मूल्य अगर दोनों क्या है, बराबर है, तो उसे बोलते हैं पूर्णकाय मुद्रा। साख मुद्रा कौन सी होती है, जिसका मौद्रिक मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, लागत मूल्य क्या हो, उसका कम हो, उसे बोलते हैं कौन सी मुद्रा, साख मुद्रा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुद्रा की माप। तो मुद्रा की माप जो होती है वो 4 होती है, M1, M2, M3 और M4। मुद्रा की जो माप होती है, मुद्रा की जो माप है वो 4 होती है। मुद्रा की माप जो है कितनी होती है, 4, M1, M2, M3, M4। आपको जो पढ़नी है, पहली वाली पढ़नी कौन सी, M1 क्या है, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट। मतलब करेंसी ये क्या आपकी मांग जमाए और ये क्या आपकी प्लस अन्य जमाए। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया है, कौन सी, करेंसी, मांग जमाए, अन्य जमाए, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया है तो क्या बनती है आपकी, करेंसी प्लस मांग जमाए प्लस अन्य जमाए। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया तो बनती क्या, M1। अकॉर्डिंग टू 1977 के हिसाब से, इसके हिसाब से 1977 के हिसाब से। तो मुद्रा की 4 मापें होती हैं, M1, M2, M3 और M4। अभी फिलहाल में जो पढ़नी है सिर्फ कौन सी पढ़नी है, M1, और इसी वजह से मैं सिर्फ आपको एक ही बता रहा हूं फिलहाल क्या है, M1। अगर किसी को और पूछनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको चारों के चारों बता दूंगा कि कौन सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। आधुनिक युग में, आज के टाइम में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, तो आज के टाइम में जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं वो सिर्फ 3 लोग मिलकर करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल बैंक जिसे आरबीआई बोलते हैं, उसके बाद आप किसको बोलोगे, कॉमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक। तो 3 लोग मिलकर मुद्रा की पूर्ति करते हैं, केंद्रीय सरकार, इसके बाद है दूसरा आपका केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक के बाद आएगा आपका वाणिज्य बैंक, और वाणिज्यिक बैंक को आप व्यापारिक बैंक भी बोल सकते हो। तो केंद्रीय सरकार जो ऑर्डर देती है किसको देगी, केंद्रीय बैंक को, मतलब आरबीआई को, और आरबीआई नोट प्रिंट करके किसको देगा, व्यापारिक बैंक को। लेकिन जब केंद्रीय बैंक नोट क्या करता है, प्रिंट करता है, तो उसके लिए वो कुछ मिनिमम रिजर्व मतलब होता है कोस्ट, मिनिमम रिजर्व क्या करता है, वो अपने पास रखवाता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई से पैसे छपवाने होंगे तो उसके लिए वो लगभग 200 करोड़ रुपए, कितने, 200 करोड़ रुपए वो अपने पास रखवाता है। 200 करोड़ रुपए इसको ये नहीं किया भाई इंडियन करेंसी रखवाएगा, 200 करोड़ में वो 115 करोड़ रुपए क्या रखवाएगा, गोल्ड रखवाएगा, और 85 करोड़ से क्या रखवाएगा, विदेशी मुद्रा, जिसमें आप डॉलर, पाउंड, स्टैंड, रियाल वगैरह कुछ भी हो सकते हो, ठीक है, विदेशी मुद्रा। तो आरबीआई से जब सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे क्या करवाने, नोट छपवाने, तो नोट छपवाने के बाद, नोट छपवाने के लिए सबसे पहले आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारी केंद्रीय सरकार है, उसको 200 करोड़ रुपए का रिजर्व किसके पास रखना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। और ये 200 करोड़ रुपए रिजर्व इसके पास जाएगा, तब आरबीआई नोट छापेगा, और नोट छापने के बाद किसको देगा, व्यापारिक बैंक को, और व्यापारिक बैंक किसको देंगे, पब्लिक को, क्योंकि हम किसके कंट्रोल में आते हैं,
पब्लिक जो किससे कंट्रोल में आती है, व्यापारी बैंक के, और व्यापारी बैंक किससे कंट्रोल में आता है, आरबीआई के, और आरबीआई कंट्रोल किसमें आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो अगर केंद्रीय सरकार को नोट छपवाने किससे, आरबीआई से, तो आरबीआई से नोट छपवाने के लिए उसे कम से कम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व उसके पास रखना पड़ेगा। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ रुपए क्या रखा, सोना मतलब गोल्ड रखा होगा, और 85 करोड़ रुपए क्या रखी, विदेशी करेंसी। ये जब दोनों के दोनों सारा पैसा इसके पास जाएगा 200 करोड़ रुपए रिजर्व, तब जाके आरबीआई क्या करेगा, नोट छापेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।